जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं जो कि है नर्सिंग असिस्टेंट का। फ्रेंड्स, आप इसे सिंपल पेपर मान लीजिए, टेस्ट पेपर मान लीजिए, मॉडल पेपर मान लीजिए, या फिर इसको बेस रखकर आप तैयारी भी एग्जाम की अभी कर सकते हो। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने वहाँ से ये सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है और मुझे लगा कि आपके साथ इस क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर को एक बार डिस्कस करना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और इन्होंने अपलोड किया है तो हम इसको बेस मानकर अपनी एग्जाम की तैयारी कर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, इन्होंने बताया है यहाँ पर। मैक्सिमम मार्क्स आप सभी को पता है 200 हैं, अधिकतम नंबर जो है 200 नंबर है, और ड्यूरेशन आपको 1 घंटे की मिलेगी, यानी कि 60 मिनट। चलिए आगे इन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि जो पेपर है उसमें क्या क्या आपको करना है। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, और ऑल क्वेश्चंस ऑल टू बी आंसर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, अनिवार्य है। देयर इज़ ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 4-5 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी ऑप्शन सारे सही नहीं होंगे, सिर्फ एक को आपको टिक करना है। इनका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, ईच क्वेश्चन हेयर हैज़ 4 मार्क्स एंड देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव आपकी मार्किंग आपको पता है कितनी है, 1/4। चलिए, पार्ट 1 जो है इनका रहेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की ये बोल रहा है 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन कितने, 40 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम क्या पूछा गया, क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि सेम ऐसे ही पेपर आने वाला है, बट हाँ आप रिलेट कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है, सुश्री रैना कौशल जो है वो पहली भारतीय महिला है, तो किस क्षेत्र की पहली भारतीय महिला के रूप में जानी जाती है। मिस रीना कौशल इज़ द फर्स्ट वुमेन नोन फॉर। तो फ्रेंड्स, किसके लिए ये जानी जाती है, ये जानी जाती है टू स्की टू द साउथ पोल। दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने के लिए ये भारत की पहली महिला जानी जाती है। तो आपको इससे ये आइडिया लग जाना चाहिए कि जो जीके के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन में आपको स्टैटिक क्वेश्चंस पढ़ना है। स्टैटिक क्वेश्चंस में आपको ये पढ़ना है फ्रेंड्स कि जो पहले भारतीय, हर एक क्षेत्र में पहले भारतीय महिलाएं और पहले भारतीय जो जिन्हें पुरस्कार मिला हो, या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको एक बार प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस फील्ड में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। होमी भाभा प्राइज इज गिवन फॉर द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो इन सभी में फ्रेंड्स किसके लिए ये दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो होमी भाभा है वो किसके लिए कंसिडर किए जाते हैं, इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसलिए इनके नाम पर ही ये पुरस्कार न्यूक्लियर एनर्जी में दिया जाता है। उच्च उम्मीद की जीवनी है, द हायर होप्स इज़ द बायोग्राफी ऑफ। फ्रेंड्स, जो बुक्स हैं एंड ऑथर्स, सारी बुक्स जो इम्पोर्टेंट, सारी तो नहीं, बुक्स बहुत सारी और ऑथर्स भी बहुत सारे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं वो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ पर हायर द होप्स पूछिए, जो फ्रेंड्स किसकी है, नेल्सन मंडेला की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। हम यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन भी जीके में पूछ लिया गया है। ज़रूरी नहीं है, जीके में कभी कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इन्वेंशन से रिलेटेड या फिर छोटा बड़ा समथिंग इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप सभी को पता है कौन सी है, जो पर कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको सभी को पता है क्या होती है, स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पर, हमारे कान में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र यानी कि जो वीरता पुरस्कार है वो मिल गया है। तो फ्रेंड्स, 2016 में अशोक चक्र किसको मिला है, इसका राइट आंसर होगा लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को मिला है। कब मिला ये, 26 जनवरी 2016 को मिला था। और क्यों मिला था ये इनको, मरणोपरांत भारत की शांति के समय दिया जाने वाला है, भारत के शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ये मरणोपरांत दिया जाता है, तो इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, द ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी गतिविधियों को देखता है, उसके द्वारा ग्रीन इंडेक्स को
बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म जो होते हैं फ्रेंड्स, फुल फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म सारे आपको पढ़ के जाना है जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर फुल फॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से जो मेल नहीं खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली एब्रीवेटेड। एब्रीवेशंस फुल फॉर्म या फिर आप इसको मान लीजिए एब्रीवेशंस, ये सारे एब्रीवेशंस एक बार एग्जाम में देख कर जाइएगा। एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर IEEE का फुल फॉर्म मैच कर लेते हैं, क्या सही है क्या। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान जो होती है IEEE होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है IELTS, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। IFC और IFS के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर IFS क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये करेक्ट है इसका एब्रीवेशन। और IFC की अगर हम बात करें तो IFC का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो क्या है, यहाँ पर इन्होंने दिया औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये नहीं होता है। इसका जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ये जो फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म के लिए IFC नहीं IFCIS बोलते हैं इसको, औद्योगिक वित्त निगम को, ठीक है। ये होता है इसका जो एब्रीवेशन है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ठीक से मेल नहीं खाती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं, डे और डेट्स है वो पढ़ कर जाइएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेज है वो मैंने सब इंक्लूड कर दिए हैं, तो उसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। तो यहाँ पर 8 अक्टूबर को क्या दिया गया है, इंडियन एयरफोर्स डे दिया गया है, तो ये इसी दिन मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर डे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस। और यहाँ पर दिया गया है 14 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट डे नहीं मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल का प्रतीक है। द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज, जो ओलंपिक मशाल है वो किसका प्रतीक है, क्या शो करता है वो। तो फ्रेंड्स वो क्या शो करता है, प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता, कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न गेम्स। जो पुराने और नए गेम्स है उनके बीच में क्या कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, उसका ये शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMA का पूर्ण रूप। देखिए एब्रीवेशन फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द फुल फॉर्म ऑफ IMAI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का देखेंगे हम। पार्ट बी जो रहेगा आपका मैथ्स का रहेगा। मैथ्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर होंगे, तो टोटल 20 मार्क्स आपको मैथ्स कवर कर लेगा। मैथ्स के इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस जितने भी टॉपिक आपके मैथ्स में दिए हैं ना, उनके जो बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, वो पढ़ के जाइए और एक एक बार एक एक दो इजी क्वेश्चन जो हैं, थोड़े मीडियम टाइप के क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो आप कर तो सको। एक क्वेश्चन ईजी होंगे इसलिए आपको मार्क्स कवर करने में हेल्पफुल रहेगा मैथ्स। चलिए निम्न में अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए हैं और इन फ्रैक्शन में से बताना है कि कौन सा इन तीनों से मैच नहीं करता है। तो पहला फ्रैक्शन है फ्रेंड्स 4/5, चलिए ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन है 9/5, अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दे तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 आ रहा है। तीसरा फ्रैक्शन 3/5 आ रहा है। लास्ट फ्रैक्शन 6/10 है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो इसका भी 3/5 आ रहा है, इसका भी 3/5। डिफरेंट क्या आ रहा है, स्टार्टिंग वाला फ्रैक्शन जो कि इन तीनों से मैच नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18225 का वर्गमूल स्क्वायर रूट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 18225। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछा है। स्क्वायर रूट मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए, वो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स बाकी नंबर को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कौन से 2 नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 5 मिलता है। तो सिर्फ 5 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर ही हमें क्या मिलता है, 25 मिलता है, मतलब इसके लास्ट डिजिट क्या मिलती है, 5। तो सिर्फ हमें बाकी ऑप्शन क्या है कि इसमें भी 0 होगा लास्ट डिजिट, लेकिन इसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऑलरेडी हट ही चुके हैं। अब एक ऑप्शन बचा हमारे पास 135 का आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए
135 इंटू 135 करोगे तो 18225 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्रिक है, कभी कभी इस तरह के स्क्वायर रूट पूछ लिए जाते हैं कि मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है तो फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है, एक ही सिंगल डिजिट ही यहाँ पर मैच कर रही है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको वही टिक करना है। तो इसका आंसर होगा 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सबसे छोटी संख्या है, कौन सी है जो कि 3600 द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना है जिस नंबर से डिवाइड करने पर ये जो 3600 है, इसको डिवाइड करने पर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, घन क्या होता है। तो ये जब 3600 को हम इस तरह की जो मेथड है इससे सॉल्व करते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 बचा, इसको यहाँ कर देती हूँ 5 5 ज़ा 25। तो जब हम इसकी पेयरिंग करते हैं, मतलब हम ये करते हैं, कितने दो आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 की पावर, ये 3 है ठीक है, 3 की पावर 2, और यहाँ पर 5 की पावर भी कितना आ रहा है 2। अब परफेक्ट क्यूब का मतलब ये है कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 3 3 की पेयर बाहर आनी चाहिए। तो इसमें से तो 3 की पेयर बाहर नहीं आ रही, सिर्फ 2 ही बाहर आएगा, 2 3 ही बाहर आएंगे, यहाँ पर 2 5 बाहर आएंगे, यहाँ पर यहाँ से कितने 2 की पावर 3 बाहर आएंगे, ठीक है, और वो 2 बन के बाहर आएगा, मतलब ये 3 है और ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपल 2 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 की पावर 2 बचेगा, और बाहर क्या रहेगा 2, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको, ये क्या है, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट को आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कौन से नंबर से इसको डिवाइड कर दूँ कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 9 इंटू 2, 25 दूना 50 और 9 पंजे 45, 450 आया, मतलब 2 और क्यूब रूट के अंदर आएगा 450। तो 450 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, क्यूब रूट के अंदर 1 आएगा और 1 बाहर आ जाएगा और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा इसका 2 आंसर आके। तो इस तरह से इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन से नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, 450 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग आपको देके रखा है 384 और उनका HCF देके रखा 48, तो संख्याओं का अंतर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स दो संख्याएं हमने मान ली क्या है, x और y है, इनका योग आपको कितना देके रखा है 384, और इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है 48 है। HCF 48 का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, HCF निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। जैसे कि दो नंबर मेरे पास है यहाँ पर कितना 4 और 6, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो 2 दूना 4 होता है और 6 को ब्रेक करते हैं तो 2 तिया 6 होता है। इन दोनों में जो कॉमन नंबर होता है वो क्या होता है आपका HCF। तो HCF यहाँ पर कितना मिला फ्रेंड्स 2। तो इसी तरह से ये जो 48 है, ये 48 क्या होगा, एक कॉमन नंबर होगा x और y का, मतलब x और y इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 48 कॉमन आएगा। मतलब पहला नंबर क्या होगा 48x होगा और दूसरा नंबर भी क्या होगा 48y होगा, और इन दोनों का HCF क्या निकलेगा, 48 कॉमन ले लेंगे तो ये 48 और ये दो नंबर XY रह जाएंगे। तो ये HCF का सिग्निफिकेंस इस तरह से होता है। HCF दिया है मतलब क्या है कि उन दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन आ रहा है वो होता है HCF। तो ये 48 इन दोनों में कॉमन आएगा। अब इन्होंने क्या कहा है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि जो इन दोनों का योग है वो कितना है 384 है। तो पहला नंबर क्या होगा 48x होगा, क्योंकि कॉमन 48 आ रहा है तो 48x होगा, और यहाँ पर 48y, और इन दोनों को आप जब जोड़ दोगे तो कितना, इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है 384 है। 48 इसमें से कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, 48 डिवाइड में चला जाएगा। 48 ये कितने टाइम डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई है इसकी जो वैल्यू मिली फ्रेंड्स वो कितनी मिली, 8 मिली। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो नंबर आपको चूज़ करना है जिनका सम 8 आए। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, एक तो 7 और एक
एक हो सकता है और दूसरा 5 और 3। अब इन दोनों में से कौन सी पेयर चूज़ करें, तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चूज़ कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस आपको बताना। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले हम ये वाला नंबर ले लेते हैं 7 और 1 वाला, इससे हम दोनों नंबर बनाते हैं। पहला नंबर 48x है, पहला नंबर क्या है 48x है, तो 48x से पहला नंबर कौन सा आ जाएगा 48 इंटू 7 करेंगे, ये वाली पेयर चूज़ कर रही हूँ मैं। दूसरा नंबर होगा 48y, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 48 इंटू 1, तो 48 मिलेगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 7 चौक 28, 33, 336 आपको मिलेगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर इसको आप माइनस करोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा फ्रेंड्स कितना मिलेगा 288। तो हमने ये वाली पहली पेयर से चेक करा तो हमारा आंसर कितना आया डिफरेंस में दोनों नंबरों का 288, तो हमारा आंसर मैच कर गया। अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप निकालना चाहते हो निकाल लीजिए। इसका जो डिफरेंस आएगा वो 96 आएगा, जो हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 288। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 30 का अनुपातिक तीसरा है, मतलब तीसरा अनुपातिक बताना है, थर्ड प्रपोर्शन बताना है आपको 10 और 30 का। तो फ्रेंड्स जो थर्ड प्रपोर्शन होता है, तीसरा अनुपात निकालने का तरीका, अगर दो नंबर ए और बी है तो इनका जो थर्ड प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा a डिवाइड बाय b करना है इज इक्वल टू b डिवाइड बाय x, और ये x क्या होता है थर्ड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं आप थर्ड प्रपोर्शन। तो ये निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है थर्ड प्रपोर्शन। जब आप रेशो और प्रपोर्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 दे के रखी है, और ये इस साइन का मतलब होता है डिवाइड। b कितना दे के रखा है 30, अगेन b की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 30, और ये साइन इक्वल टू का है, यहाँ पर इक्वल लिखा और ये डिवाइड में x, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका कितना, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 90। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या निकला 90। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा फ्रेंड्स आपका सी वाला पार्ट है, जो कि फिजिक्स का, फिजिक्स के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आएंगे, हाई लेवल के नहीं आएंगे। आपका जो लेवल हाई रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, उस पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा यदि इसके वेग की दुगनी हो गई हो तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप रट लीजिए, एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, 1/2 mv² होता है। अब इन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी के है, तो मतलब उसका फॉर्मूला तो हमें पता है mv² है। अब हमने नेक्स्ट वाले जो काइनेटिक एनर्जी चेंज वाली मान ली k डैश, इसके लिए उन्होंने क्या कहा है 1/2 तो सेम रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, मास में कोई चेंज नहीं आया तो मास सेम लिख दिया। वेग को क्या बोला है डबल कर दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम डबल करके स्क्वायर कर देते हैं, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा k डिवाइड बाय k डैश v² डिवाइड बाय 2 2 जा 4 v², v² से v² कैंसिल हो जाएगा। k डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी 4th ऑफ k, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी डबल करने के बाद काइनेटिक एनर्जी विल भी कितनी हो जाएगी 4k। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा गया है कि एक फुटबॉल के समान आकार की एक पत्थर से कम जड़ता है क्यों। A football has lesser inertia than a stone of the same size because, अब इन्होंने कहा कि यहाँ एक पत्थर है और एक फुटबॉल है, या फुटबॉल है और ये स्टोन है, दोनों का साइज़ सेम है, लेकिन जो इनर्शिया है वो किसका ज़्यादा है, स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा है। क्यों है, तो फ्रेंड्स जो इनर्शिया होता है, जड़त्वता होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करती है। आपको ध्यान रखना है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पत्थर से अधिक हवा फुटबॉल के अंदर है, इससे कोई मतलब नहीं है। पत्थर से कम हवा फुटबॉल के अंदर है, फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वज़न है, फुटबॉल पत्थर की तुलना में अधिक वजन है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजन है। फुटबॉल हैज़ लेस मास देन स्टोन, मास के ऊपर डिपेंड करता है इनर्शिया, इसलिए जो फुटबॉल है उसका इनर्शिया क्या है, लेज़र है, कम है देन अ स्टोन। चंद्रमा पृथ्वी को 10⁻20 न्यूटन के बल से आकर्षित करता है, तो पृथ्वी भी कितने बल से आकर्षित करेगी उसको, 10⁻20 न्यूटन, सेम फोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य हो जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन किससे प्रभावित होगा। इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम 2 टाइम इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास रिमेन्स अनचेंज,
देन हाउ वुड यू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड। इन्होंने कहा है कि जो वस्तु का वज़न है, वज़न क्या होता है, mg, इसमें क्या परिवर्तन आएगा यदि आप किसको, पृथ्वी के डायमीटर यानी व्यास को कितना कर दें, डबल, डायमीटर को कितना कर दें, डबल कर दें, और इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं करें तो इसके वज़न में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए हमें क्या होना, याद होना चाहिए, वज़न चेक करने के लिए हमें जी का मान याद होना चाहिए। और जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जो व्यास है, अब यहाँ पर त्रिज्या है और इन्होंने बात व्यास की करी, तो कोई बात नहीं, हम त्रिज्या को व्यास में परिवर्तित कर लेते हैं। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, तो आर की जगह पे d/2 रख दूँ तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, व्यास में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना होगा, d/2 का स्क्वायर करेंगे तो जी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पर gm d स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4gm डिवाइड बाई डी स्क्वायर। चलिए ये हमारा जी का फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया किसमें, डायमीटर यानी व्यास के फॉर्म में। अब इन्होंने क्या कहा है, व्यास को क्या कर देना है आपको, नीचे सोल्व कर देती हूँ। ये तो आपका जी आ गया कितना, 4gm डी स्क्वायर। अब नया जी डैश हम निकाल लेते हैं, नए जी डैश में क्या होगा, ये 4gm, व्यास को क्या करना है, दुगना करना है, तो इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2d का स्क्वायर कर देती हूँ साइड में, तो 2 दूना 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और g डिवाइड बाई जी डैश की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 4 डिवाइड बाई 1, यानी कि जो g डैश मिलेगा वो कितना मिलेगा, g डिवाइड बाई 4। अब g डिवाइड बाई 4 मिल रहा है तो अभी हमारे पास g आ गया। अब हम वेट को चेक कर लेते हैं। वेट क्या है हमारा, mg, और नया वेट क्या होगा, m में कोई चेंज नहीं है, g क्या है नया, g डैश, g डिवाइड बाई 4, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, w डिवाइड बाई w डैश 4 डिवाइड बाई 1। तो w डैश जो ओरिजिनल वेट है उसका कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो इतना कैलकुलेशन इसमें करना होगा, बाकी फॉर्मूले का यूज़ है, फॉर्मूला याद होगा, इसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जो ओरिजिनल वज़न है उसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसी में इन्होंने क्वेश्चन एक और पूछा है कि g डिवाइड बाय कैपिटल जी डिवाइड बाय स्मॉल जी की जो यूनिट है वो आपको बतानी है। तो इसी फॉर्मूले से आपको इसको करना है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने ये बताया, ये जो फॉर्मूला है ये, इसमें आप क्या करो, कैपिटल जी डिवाइड बाय जी डैश, मतलब ये जी यहीं रहने दो, जी इसके डिवाइड में रहने दो, आर इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और एम नीचे आ जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी जी डिवाइड बाय जी डैश की। आर क्या है, त्रिज्या है, जो कि किस में होगी, मीटर में होगी। चलिए मीटर होगा, मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बना, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी, केजी को ऊपर ले जाइए माइनस में हो जाएगा, 1 पावर है ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो कितना आया, मीटर स्क्वायर केजी -1 इसकी यूनिट आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, दो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, फॉर्मूले का हेर फेर है, फॉर्मूले भी फिजिक्स में आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन हम कर लेते हैं, जो कि बायोलॉजी का है, इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजी को, और आपका मेन सब्जेक्ट भी, और क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे क्योंकि मेन सब्जेक्ट है आपका ये। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्ति का जो मल है यानी कि स्टूल है, निम्नलिखित में से किस अंग की खराबी के कारण सफ़ेद रंग या फिर सफ़ेद ग्रे रंग का हो जाता है। स्टूल का जो सफ़ेद ग्रे या फिर थोड़ा ग्रेइश कलर होता है, लाइट ग्रेइश कलर, वो किसके कारण हो जाता है, इनसफिशिएंट बाइल आउटपुट। बाइल आउटपुट इनसफिशिएंट रूप से अगर प्रोड्यूस होता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसका जो स्टूल का कलर है वो थोड़ा सफ़ेदी की तरफ बढ़ता है, थोड़ा लाइट कलर होता जाता है। और बाइल आप सभी को पता है, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, लीवर में होते हैं। बाइल का जो आउटपुट है अगर वो कम होने लगता है, इसलिए स्टूल जो होता है वो कलर में कम होता जाता है, ठीक है, उसका कलर सफ़ेद होता जाता है, ग्रेइश होता जाता है बाइल का आउटपुट डिक्रीज होने पर। तो ये किसकी मेल फंक्शनिंग के कारण होता है, किसकी खराबी के कारण होता है, लीवर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी रक्त समूह बी समूह रोगी को दिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स।
क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, किसके कारण ये दिया जा सकता है। तो इस ब्लड ग्रुप में क्या क्वालिटी होती है, एंटीबॉडीज़ होती है उसमें रोगी के। कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए टाइप की। पेशेंट हैज़ एंटीबॉडीज़ ए, इसलिए क्या होता है कि उसको दिया जा सकता है ये ब्लड ग्रुप। अभाव नहीं होता है, बी का अभाव नहीं होता है और बी नहीं होता है, ए होता है, ए एंटीबॉडीज़ होती है जिसके कारण वो उसको दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। जीके का क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूछ लिया है। अब एड्स है, एक बीमारी है, सिंड्रोम है, इसलिए हो सकता है इसको इसमें डाल दिया हो। तो यहाँ पर कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अब पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका स्रोत क्या है, मेनली कहाँ से इसे प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेनली जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें सबसे ज़्यादा ये कहाँ से मिलता है, मोल्ड्स जो होते हैं उनसे मिलता है, ढालना नहीं है यहाँ पर। मोल्ड है, मोल्ड क्या, कौन सा मोल्ड, पेनिसिलियम मोल्ड जो होते हैं उनसे प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रही है। कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और मैं आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेंड्स वाटर वेपर, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद आती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और उसके बाद आती है मीथेन, और देन लास्ट में ओजोन। ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको बढ़ाने की जो गैसें होती है, जो चीज़ें होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कम, फिर नाइट्रस ऑक्साइड उससे कम, और मीथेन, और सबसे लास्ट में ओजोन सबसे कम रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। याद रखिएगा, कभी कभी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियम। तो फ्रेंड्स ई कोलाई जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ये एक बैक्टीरिया है। नाइजेरिया भी एक बैक्टीरिया है। पेलिडम भी बैक्टीरिया है। ब्रोनक्रोफ्टी ये जो है ये बैक्टीरिया नहीं, ये एक वर्म टाइप का होता है, कीड़े के टाइप का होता है इस तरह से। तो ये क्या एक बैक्टीरिया नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रेशम उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है, सेरी कल्चर इज एसोसिएटेड विथ। तो फ्रेंड्स सेरी कल्चर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, रेशम का जो पालन करना है, फिर रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्क है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो बूंदे किस उम्र तक के बच्चों के लिए दिया जाता है। पोलियो की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन इसके साथ पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना अगर पढ़ लिया हो तो। अब ये किस उम्र के बच्चों तक दी जाती है, तो ये कहाँ कौन सी उम्र तक के बच्चों को मिलती है, 5 साल तक के बच्चों को। शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। मैंने IMP क्वेश्चन बायोलॉजी के दिए, उसमें आया था ये क्वेश्चन। किस अंग में होता है, इन विच ऑर्गन द बॉडी अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, कहाँ पर कन्वर्ट होता है, लीवर में। बायोस्फीयर इज द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंट ब्रांचेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर बायोस्फीयर का पूछा है, खैर ये तो मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया था, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो बायोस्फीयर होती है वो किसकी स्टडी होती है। तो ये डिप वाला है, मैंने जो बताए थे वो सब ओवरऑल आपको ऊपर वाले बताए थे, आपको उसके अंदर सब पार्ट्स में आता है बायोस्फीयर। जो किसके अंदर आता है, बायोस्फीयर में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि रिमूवल ऑफ सेल्स और टिश्यू, सेल्स भी आती है इसके अंदर और टिश्यूज़ भी आते हैं। फॉर द एग्जामिनेशन के लिए सेल्स और टिश्यू का रिमूवल किया जाता है, किसके द्वारा, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो यहाँ कंकाल प्रणाली नहीं है, ऑर्गन्स का स्टडी भी नहीं है ये। टिश्यू टेकन फ्रॉम डेड बॉडी, नो, टिश्यू टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी, उत्तर को जीवित शरीर से लिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस। तो इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, त्वचा में जो परतें होती है, आई थिंक 3 परतें होती है, तीनों के बारे में स्टडी करी जाएगा। इसकी सबसे आउटर मोस्ट कौन थी, इनर मोस्ट कौन सी है, मिडिल में कौन सी होती है, सबके नाम क्या होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन सी जो पढ़ते होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, क्या क्या नाम होता है, कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन B2 में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? सीरियल्स में, खमीर में, सब्जियों में, सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस सभी में पाया जाता है। ECG का पता लगाने के लिए कार्यरत है। ECG इज एम्प्लॉय टू डिटेक्ट। ECG किसके लिए की जाती है फ्रेंड्स? हार्ट बीट जो है उसको पता करने के लिए। हार्ट बीट, और हार्ट बीट किससे रिलेटेड है? ब्लड प्रेशर से, आर्टरीज से, या फिर हार्ट साउंड से? तो फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है? दिल का दौरा, हार्ट अटैक से। और ECG का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, वो भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। हैज़ बिन डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, तो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? लेंसटीनर के द्वारा। ताला और चाबी सिद्धांत का काम करता है। लॉक एंड की प्रिंसिपल वर्क ऑन, किस पर काम करता है फ्रेंड्स? ये ताला चाबी सिद्धांत होता क्या है? मेनली फ्रेंड्स ये किसके लिए बनाया गया है? ताला चाबी सिद्धांत जो है किसने बनाया? सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं, कभी पूछ ले क्वेश्चन, एमिल फिशर। एमिल फिशर के द्वारा ये ताला चाबी सिद्धांत बनाया गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये काम करता है मेनली एंजाइम्स पर। तो एंजाइम्स पर क्या होते हैं फ्रेंड्स? कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, मतलब कुछ उनका जो शेप होता है, कुछ फिक्स साइज के होल्स होते हैं जिनमें क्या होता है? उचित आकृति के अभिकारक अणु फिट होते हैं, मतलब जैसा उसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल उसमें फिट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? ताला चाबी के जैसा काम करते हैं। मतलब ताले में वही चाबी फिट होगी जो ताले के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो इसी तरह से एंजाइम में वही अभिकर्मक या मॉलिक्यूल फिट होंगे जो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये जो सिद्धांत कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ताला चाबी सिद्धांत। और डीप में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा किसके लिए काम करता है? एंजाइम्स के लिए। चलिए हम पार्ट डी केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वक्तव्य एक इलेक्ट्रोफिलिंग के बारे में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल्स फ्रेंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको वो बता दूं मैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसका मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रजाति, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पाइसेस, या फिर ये तो सही है, या फिर एक अम्लीय अभिकर्मक होते हैं, या फिर अभिकर्मक जो अणु में विद्युत कम साइट पर हमला करते हैं। रिएजेंट दैट अटैक एन इलेक्ट्रो डिफिशिएंट साइट इन अ मॉलिक्यूल। अब डिफिशिएंट ही होंगे और डिफिशिएंट के ऊपर क्यों अटैक करेंगे? तो ये तो गलत है। स्पाइसेस विच सीक अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों, प्रजाति जो इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी चाहता है। तो यहाँ पर इन्होंने यही तो पूछा है कि गलत क्या होता है। ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या है? यही तो गलत है। ये क्या करते हैं? इनके पास, इनको तो चाहिए, तो ये उनके पास क्यों जाएंगे जिनके ऊपर, उनके ऊपर अटैक क्यों करेंगे जिनके पास ऑलरेडी डिफिशियंसी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ बेंजीन के सल्फोनेशन में सक्रिय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव स्पाइसेस इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन? बेंजीन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, इस तरह से होती है। बेंजीन एक रिंग होती है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जिसमें पाए जाते हैं। तो इसका जो सल्फोनेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कौन सक्रिय होता है उसमें? SO3। और ये किसकी प्रेजेंस, सल्फोनेशन जो रिएक्शन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? H2SO4 से बेंजीन की रिएक्शन जो होती है वो स्टार्ट होती है। H2SO4 किस में ब्रेक हो जाता है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो कि वाटर और SO3 में ब्रेक हो जाता है। और SO3 क्या करता है? ये अटैक करता है बेंजीन पर। तो ये इसमें सल्फोनेशन में सक्रिय कौन सा होता है? SO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के जाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली NA वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी एक बार देख के जाना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर इसमें भी, इस पेपर में ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये भी ऑर्गेनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक का मिलेगा आपको। कार्बनिक अणुओं में एक सहसंयोजक बंधन में हेट्रोलाइटिक विखंडन देता है। तो हेट्रोलाइटिक फिजन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो फ्रेंड कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर, इनकी शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है वो शेयर होते हैं दो अणुओं के बीच में। मान लिए दो अणु A और B के बीच में शेयरिंग होती है। लेकिन हेट्रोलाइटिक फिजन क्या होता है? कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इन दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
बॉन्ड पेयर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है और बॉन्ड वहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये कहलाता है हेटेरोलिटिक विखंडन। होमोजीनियस विखंडन में क्या होगा कि बीच में से पेयर दोनों आधा आधा शेयर कर लेते हैं, लेकिन हेटेरोलिटिक में क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके तरफ पेयर चली जाएगी। अब ए की तरफ गई है तो ए पर आ जाएगा प्लस चार्ज, पेयर इसने ले ली, ए पर आ जाता है प्लस चार्ज, और बी के पास पेयर चली जाती है, उसके पास नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी की तरफ पेयर चली जाती है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, और जिसके साइड नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर जाती है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि इस जो रिएक्शन है इसमें क्या फॉर्म होता है, क्या फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, फिर केटान्स भी फॉर्म होते हैं और एनायंस भी फॉर्म होते हैं, दोनों फॉर्म होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, केटान्स एंड एनायंस बोथ। एक अणु के अनुनाद संरचना नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है आप सभी को पता होगा, जिसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। जैसे बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बता दूं मैं, इस तरह से इसका रेजोनेंस अगर स्ट्रक्चर में देखूँ तो इसके जो बॉन्ड्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ था, अभी यहाँ कर देती हूँ इसको मैं। तो इस तरह से बॉन्डिंग की शिफ्टिंग से डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं जिन्हें अनुनाद कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, इनमें क्या नहीं होता है। तो पहला है परमाणु की समान संख्या व्यवस्था होती है, हाँ होती है। समान एटम्स ही होंगे, उसमें एटम कोई चेंज नहीं होंगे। लगभग एक ही ऊर्जा सामग्री, द सेम एनर्जी कंटेंट, सेम एनर्जी लगभग होती है। द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइडेंटिकल बॉन्डिंग जो बंद होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। देखिए इसमें यहाँ था, इसमें यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसमें क्या गलत है कि इनमें जो है समान संबंध या समान बंध आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टूटोमेरिज्म के द्वारा दिखाया नहीं है, टूटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। तो फ्रेंड्स टूटोमेरिज्म का जो मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा नहीं शोन किया जाता है, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है। तो फ्रेंड्स टूटोमेरिज्म होता क्या है, ऐसा होता है कि इसमें एक ही यौगिक के दो समावयवों को प्रकट करता है, ये आसानी से परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आइसोमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट आइसोमर्स जो होते हैं एक ही कंपाउंड के वो शो होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, मतलब उसमें चेंज किया जा सकता है, तो उसे कहा जाता है टूटोमेरिज्म। टूटोमेरिज्म में अगर मैं बात करूं तो वो किस में नहीं दिखाया जाता है, CH3CN में, इसमें टूटोमेरिज्म नहीं पाया जाता। एन ब्यूटेन की सबसे स्थिर संरचना है, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन की सबसे स्टेबल संरचना, स्थिर संरचना कौन सी कहलाती है। ये सारी जो संरचना है सारी एन ब्यूटेन की होती है। कौन कौन सी कहाँ कहाँ होती है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम एन ब्यूटेन का वो बना लेते हैं फॉर्म स्ट्रक्चर। किस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर CH3 जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे क्या बनता है, इक्लिप्स बनता है। ये 0 डिग्री पर बनता है। इक्लिप्स में क्या होता है, यही इसके साथ में ही H, इसके साथ में CH3, उसके साथ में H जुड़ा होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। दूसरी इसके स्ट्रक्चर होती है 60 डिग्री पर, जिसे क्या कहा जाता है, गॉच। तो 60 डिग्री में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है CH3H और H, तो 60 डिग्री में CH3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। ये 60 डिग्री होती है जिसे गॉच कहते हैं, ये भी स्टेबल नहीं होती है। इसके बाद आती है 120 डिग्री पे। 120 डिग्री पे कौन से जो स्ट्रक्चर होता है 120 डिग्री पे, वो कौन सा होता है, इसका पार्शियल इक्लिप्स बनता है। 120 डिग्री पे बनता है पार्शियल इक्लिप्स। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी मैं आपको बता दूं। ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका हम। और 120 डिग्री पे क्या होगा, H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक H यहाँ पर। ये 120 का स्ट्रक्चर हो जाता है। और लास्ट जो है वो क्या होता है, स्ट्रेच्ड एंटी जो होता है वो होता है 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे इसमें क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा फ्रेंड्स वो ऐसे बनेगा। ये CH3 है, CH3 के अपोजिट में CH3 चला जाएगा, H के अपोजिट में H चला जाएगा और H के अपोजिट में H। ये 180 डिग्री का होता है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो CH3 होते हैं वो क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप जो होते हैं। CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, जो क्या होते हैं इनमें रिपल्शन बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो कौन सा होता है, स्टेगर्ड। इसे स्टेगर्ड एंटी या फिर एंटी स्टेगर्ड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन के विरोधाभासक चरित्र के अलावा द्वारा सुधार किया जा सकता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन, हिंदी में थोड़ा कैसा मिस प्रिंट समझ में नहीं आ रहा।
एंटी नॉकिंग कैरेक्टर ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। गैसोलीन का जो एंटी नॉकिंग आवाज़, एंटी नॉकिंग का मतलब ये है कि जो ईंधन है या फिर जो भी पदार्थ है उससे आवाज़ कम आनी चाहिए, आवाज़ कम क्रिएट करना चाहिए। तो इसका जो कैरेक्टर है वो किसके द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है, किसके द्वारा उसकी आवाज़ को कम किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जा सकता है? टेट्राहेड्रल लेड के द्वारा ये उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। फैलाने वाली सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ आइसोब्यूटेन का इलाज करते समय प्राप्त उत्पाद कौन सा होगा? दैट मीन्स आइसोब्यूटेन के साथ जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। तो क्लोरीन की जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ होती है? आइसोब्यूटेन के साथ, तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है फ्रेंड्स? टर्ट ब्यूटोक्लोराइड, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड आपको यहाँ पर मिलेगा। टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको मैं स्ट्रक्चर के साथ बता देती हूँ। सी के साथ 4 कार्बन जुड़े होने चाहिए, यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े होंगे, CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं और यहाँ पर जुड़ जाएगी क्लोरीन। तो ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? टेट्रा ब्यूटिल क्लोराइड, जो कि किस में, इस रिएक्शन में फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ ऑक्सिलिन, रेडियो एक्टिव ओ ऑक्सिलिन जो होता है, ऑफ ऑक्सिलिन गिव्स, ये क्या देता है फ्रेंड्स? ग्लाइक्सल भी देता है, मिथाइल ग्लाइक्सल भी देता है, डाईमिथाइल ग्लाइक्सल भी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी देता है। इसकी रिएक्शन देखना है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एक ही कक्षीय ग्रहण करने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा अलग किया जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन द सेम ऑर्बिटल डिस्टिंक्ट। अगर एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप अलग कैसे कर सकते हो? कैसे पता कर सकते हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं? तो कौन सा क्वांटम नंबर होता है फ्रेंड्स? वो स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि एक ही कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका जो स्पिन होता है, उनका घूर्णन क्या होता है? अपोजिट होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो उसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि क्या होता है? उससे पता कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिट हैज़ डिस्टिंग्विश, दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। CaC2 के साथ नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो CaC2 ये क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है फ्रेंड्स? CaCN2, जिसे क्या कहते हैं? कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड CaCN2 मिलता है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स वो एक बार रिवाइज करके चले जाना, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर एक आध क्वेश्चन आ सकता है। IMP रिएक्शंस, ये आपका होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा इनको। तो ये इसका प्रोडक्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मस्ट नेसेसरीली हैव। अभी हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या था कि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो इसका मतलब क्या है? स्पाइसेस विच कंप्लीट ऑक्टेट एंड हेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास क्या होती है कि एक्स्ट्रा लोन पेयर देने के लिए होती है। इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है उनको चाहिए रहती है और ये क्या करते हैं? दे देते हैं, डोनेट करते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिट और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बनिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है उसमें से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसके पास क्या होती है? कंप्लीट ऑक्टेट होता है एंड हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पैरामैग्नेटिक प्रकृति की होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो फ्रेंड्स पैरामैग्नेटिक नेचर उसका होता है जिसके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। और पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट करते हैं, उनसे वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो किस में पाई जाती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है? वो पाई जाती है फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सबसे मजबूत होने की उम्मीद कर सकते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड यू एक्सेप्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो फ्रेंड्स ये वैसे तो सारे कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड वैसे वीक एसिड में आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन कार्बोनिक एसिड्स जो होते हैं इनमें भी कुछ कार्बनिक एसिड ऐसे होते हैं जो कि वीक तो होते हैं लेकिन वीक में भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन सभी में फ्रेंड्स जो है वो कौन से हेलोजन जुड़े हुए हैं? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए
ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयनित होगा, आयनाइजेशन होगा इसका वाटर में, इसलिए ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए एसिड्स के लिए कौन सा सही विवरण है, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ मोनोप्रोटिक बात पूछी है और डाइप्रोटिक की बात पूछी है। तो फॉस्फोनिक एसिड इज़ मोनोप्रोटिक एसिड वाइल फॉस्फेनिक एसिड इज़ मोनोप्रोटिक वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज़ डाइप्रोटिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोनोप्रोटिक और डाइप्रोटिक का मतलब ये है कि जिसमें POH ग्रुप जो है वो सिंगल होगा तो मोनोप्रोटिक, और अगर इसमें 2 POH होंगे तो वो क्या होगा, डाइप्रोटिक। तो इसमें डाइप्रोटिक किस में 2 POH ग्रुप किस में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, फॉस्फोनिक एसिड में। इनका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। P हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है और एक OH, इसमें सिर्फ एक ही OH, ये क्या है, फास्फेनिक एसिड है जो कि क्या है, मोनोप्रोटिक है। और डाइप्रोटिक का भी बना देते हैं, डबल बॉन्ड तो होगा, एक हाइड्रोजन भी होगी और 2 OH ग्रुप होंगे, तो 2 POH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, डाइप्रोटिक है। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है, फॉस्फोनिक का, और ये फास्फेनिक का, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे जो सैम्पल क्वेश्चन के 50 क्वेश्चंस। देख लीजिए आप किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, केमिस्ट्री का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार पढ़ लीजिएगा अगर अभी तक नहीं पढ़ी हो तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।